नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज भाग 2 करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित, जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही पेपर में जीके का फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें आपको इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड जीके पढ़ना है। तो बने रहें मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। प्रेस करने से यह रहेगा कि जो भी मेरी वीडियो आएगी आपको तुरंत मिलेगी, आप उसे अच्छे से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही होते हैं। जैसे आज हम 31 से लेकर 60 प्रश्न करने वाले हैं, यानी टोटल हम प्रश्न करेंगे 30, 31 से 60 तक। इसमें से ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने नहीं। प्रश्नों का लेवल कैसा था? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न है, यानी 31 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है? यानी प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में स्थित है, ये पूछा गया है। बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार और लद्दाख पठार। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है, ये पूछा है। तो यहाँ पर ABCD यानी बुंदेलखंड उच्च भूमि, मेघालय पठार और मालवा पठार, दक्कन पठार, ये चारों ही प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं और लद्दाख पठार इसमें नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ABCD। आपको कोड के आधार पर राइट आंसर बताना है। तो ABCD, D नहीं है, इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3, ABCD। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। भारतीय मानसून को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जेट स्ट्रीम, लानिनो, अल्निनो, गिलबर्ट वाटर चक्र। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जेट स्ट्रीम, लानिनो, अल्निनो और गिलबर्ट वाटर चक्र, ये तीनों ही भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, 1, 2, 3। 4 ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, कयाल यानी पश्च जल पाए जाते हैं मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, कोरोमंडल तट पर या फिर काठियावाड़ तट पर। तो किस पर कयाल यानी पश्च जल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मालाबार तट पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, मालाबार तट। अब मालाबार तट किस राज्य में स्थित है, अगर ये पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या रहेगा? केरल राज्य। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कौन सा कथन इन चारों में से गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। यहाँ पर देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर पूर्वी मैदान गंगा यमुना दोआब का, या कह सकते गंगा यमुना नदियों से निर्मित भाग है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट है, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये बात भी सही है। पश्चिमी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, जबकि ऐसा नहीं है। किन नदियों का? गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और एक तरफ जिला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, रामगढ़, विषधारी, बूंदी, फर्स्ट वाला सही है। बंद बारेटा, भरतपुर, ये भी सही है। रामसागर वन विहार यहाँ पर गलत है, ये कोटा में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। इससे तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, और केसर बाग धौलपुर में स्थित है। तो तीसरा यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कालीसिंध की सहायक नदी नहीं है? आहू, परवन, पार्वती या निवास। कालीसिंध की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पार्वती, पार्वती कालीसिंध की नहीं, चम्बल नदी की सहायक है। किसकी है? चम्बल की, क्योंकि कालीसिंध की 4 नदियाँ सहायक है, आहू, परवन, निवाज और उजाड़। उजाड़ भी नदी का नाम है, जो कि कालीसिंध की सहायक है। तो राइट आंसर रहेगा पार्वती। पार्वती चम्बल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है सुमेलित करो। एक तरफ सिंचाई परियोजना यानी बांधे और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। भीम सागर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है झालावाड़ से। एक में रहेगा 4, अंधेरी 12,
सोम का कागरत उदयपुर और सावन भादो कोटा। यानी राइट ऑप्शन क्या रहेगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 देखिए किस में है 4 3 1 2, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा 4 3 1 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में निम्न में से देश का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मोटा अनाज, रेपसीड, तिलहन और दलहन। तो यहाँ पर तिलहन और दलहन का तो राजस्थान में उत्पादन सर्वाधिक नहीं होता है। सर्वाधिक पूछा है कि देश का सर्वाधिक होता है। तिलहन दलहन होते हैं लेकिन सर्वाधिक नहीं होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा मोटा अनाज। और रेपसीड का मतलब है सरसों। रेपसीड किसे कहेंगे? सरसों को। तो राइट आंसर रहेगा 1 और 2। तो बी 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है 39। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फिर राइट आंसर बताना है। एक तरफ मृदा है, एक तरफ क्षेत्र है उनके। तो लाल दोमट मृदा कहाँ पर मिलती है? मध्यम काली तो पता होना चाहिए आपको कहाँ मिलती है। मध्यम काली जो काली मिट्टी है हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 1 का, यानी बी का 1 कोटा झालावाड़। अगर आपको इतना भी पता है तो आप बता सकते हो। जैसे देखिए बी का 1 यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। बी का 1 2 ऑप्शन में है, तो यानी कि 2 और 3 में से हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जैसे कि 1 देख लिए, लाल दोमट डूंगरपुर उदयपुर में मिलती है, तो यानी कि 1 में 3 रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है 3 1 2 4, ये सही हो जाएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 यानी 3 1 2 और 4, यानी लाल दोमट डूंगरपुर उदयपुर, मध्यम काली कोटा झालावाड़, लाल पीली सवाई माधोपुर टोंक और भूरी रेतीली कछारी ये गंगानगर हनुमानगढ़। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3rd नंबर वाला, इससे तीसरा यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार करना है। वास्ट्रेट स्पिनिंग मिल बीकानेर में स्थापित है। राजस्थान में पहली शक्कर मिल केशोराय पाटन में स्थापित की गई। दी गंगानगर शुगर मिल में 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र लगाया गया। और चौथा ऑप्शन है कि जयपुर मेटल्स द्वारा बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। वास्ट्रेट स्पिनिंग मिल बीकानेर में नहीं, कहाँ पर है? जयपुर में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। राजस्थान में पहली शक्कर मिल केशोराय पाटन नहीं, कहाँ पर खोली गई थी? भोपाल सागर, और भोपाल सागर किस में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा सही है कि 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र लगा था और जयपुर मेटल्स द्वारा बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। तो यानी 3 और 4 हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 और 4 उपरोक्त में से सही पूछा है, तो 3 और 4 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 व 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित ऑयल फील्ड नहीं है? शक्ति, सरस्वती, वंदना और गंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी गंगा। 42। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत रखते हैं? यानी कि प्रश्न को समझिए क्या है कि उनकी जो कुल जनसंख्या है उसमें सबसे कम अनुसूचित जाति रखते हैं। जाति में भी प्रतिशत पूछा है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ डूंगरपुर। तो राइट आंसर रहेगा 42 का 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट 43। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो यहाँ पर अर्धशुष्क की बात हो रही है। तो शुष्क और अर्धशुष्क दोनों ही अरावली के पश्चिमी भाग पर है। तो यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये मेवाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा में भी नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू भी यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। नेक्स्ट है 44 बताना है कि पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी नेशनल हाईवे जो कि सबसे छोटा है और पूर्णतः राजस्थान से गुजरता है। NH 441,
448, 444 या 419। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 2 NH 448 पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला नेशनल हाईवे है। कहाँ से? किशनगढ़, अजमेर और नसीराबाद, इसके अंतर्गत ये गुजरता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 NH 40 यानी कि 448। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सुमेलित कीजिए और कूट के आधार पर आंसर दीजिए। सीसा जस्ता क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ जिले दिए गए हैं। देबारी किससे संबंधित है? उदयपुर से, यानी एक में रहेगा 4। गुड़ा किशोरीदास अलवर 3। रामपुरा आगूचा सवाई माधोपुर से भीलवाड़ा 2 और चौथ बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यानी कि 4 3 2 1 राइट आंसर रहेंगे 4 3 2 1। तो यहाँ पर देखिए 4 3 2 1 दूसरे ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा रहेगा 2 4 3 2 1। नेक्स्ट है 46। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? भारतीय संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा अंशतः निर्वाचित एवं अंशतः मनोनीत थी। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचित और मनोनीत संविधान सभा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो इससे राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? केवल 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में दिए गए निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी 3 सही है और 1 नहीं है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, ये बात सही है, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आई थी। उद्देशिका में संशोधन यानी मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। उद्देशिका वाद न्याय योग्य नहीं है, ये बात भी यहाँ पर सही है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उद्देशिका संविधान की आत्मा है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात नहीं है, यानी उनका निर्णय नहीं था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 47 का डी। नेक्स्ट है 48। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बने रहें मेरे साथ। यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऑल ओवर राजस्थान सभी तरह की परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप सॉल्व कीजिए। अपना मूल्यांकन करते रहिए कि आपकी पढ़ाई कितने लेवल पर चल रही है, आपको कितनी और करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बने रहें मेरे साथ। तो यहाँ पर अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पर भी असत्य बताना है। अनुच्छेद 18 में लाभकारी पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 सिर्फ आदेशात्मक है, निर्देशात्मक नहीं। तो यहाँ पर भी दूसरा ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला सही है कि अनुच्छेद 18 में लाभकारी पद का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है कि अनुच्छेद 18 सिर्फ आदेशात्मक है, निर्देशात्मक नहीं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 2, केवल 2। नेक्स्ट है, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच अति पिछड़े समूह की पहचान हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? पिछड़े वर्गों के बीच अति पिछड़े समूह की पहचान करने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? न्यायमूर्ति रामनंदन समिति, न्यायमूर्ति RN मिश्रा समिति, न्यायमूर्ति RN मगोलकर समिति, न्यायमूर्ति राजेंद्र संचर समिति। तो 49 का राइट आंसर रहेगा ए, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निवारक निरोधक विषय को संविधान में रखा गया, यानी कौन सी सूची में रखा गया ये पूछा है। अवशिष्ट विषय में, संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? तो निवारक निरोधक समवर्ती सूची का विषय है, तो राइट आंसर रहेगा 4, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही के विषय जो है शामिल होते हैं, दोनों ही उन विषय पर अपने निर्णय ले सकते हैं, तो वो होती है समवर्ती सूची, यानी जो सम्मिलित है, शामिल है, वो सूची। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट है 51।
निम्न में से कौन से गुण संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था में कौन से गुण देखने को मिलते हैं? विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, ये वाला सही है। उत्तराधिकारी सरकार निर्णय, ये यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही रहेगा। नीतियों में निश्चितता, ये यहाँ पर गलत है। और व्यापक प्रतिनिधित्व 4, यानी राइट आंसर हमारा रहेगा 1, 2, 4। अब देखिए 1, 2, 4 किस में है? तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी डी सही होगा, 1, 2, 4। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर रहेगा 4, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? आश्रय का अधिकार चमेली सिंह वाद, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रेमशंकर वाद, इच्छा मृत्यु का अधिकार अरुणा शानबाग वाद, शिक्षा पाने का अधिकार मोहिनी जैन वाद। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 52 का 2, स्वच्छ भारत यानी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रेमशंकर वाद यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यानी कि ये असंगत है। तो 52 का राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 21-32 या 19-32। पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान किन अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर रहेगा 2, 20 और 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, असत्य कथन का चयन करना है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के आधार का संविधान में उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अगले 6 माह की अवधि में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा, यानी राइट आंसर हमारा 2 ही हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होने की स्थिति में अगले 6 माह की अवधि में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। और तीसरा ऑप्शन देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 55, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के कौन से अध्यक्ष पूर्व में मुख्य सचिव रहे? यानी राज्य सूचना आयोग के कौन से अध्यक्ष है जो पूर्व में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं? MD कोरानी, श्री निवासन, सुरेश कुमार चौधरी या देवेंद्र भूषण गुप्ता? तो राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। देवेंद्र भूषण गुप्ता राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि पूर्व में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो राइट रहेगा 4, देवेंद्र भूषण गुप्ता। 56, कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? 4 ऑप्शन में से एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है, उसको चुनना है, वही हमारा आंसर है। वह केंद्र सरकार के प्रशासन तथा विधान से संबंधित सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को प्रेषित करें। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के प्रशासन व विधान संबंधी सूचना मांगे जाने पर उसे वह सूचना दे। तीसरा ऑप्शन है, किसी मामले पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने हेतु प्रस्तुत करें। और 4 ऑप्शन है कि किसी मंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की सूचना यथाशीघ्र राष्ट्रपति को प्रेषित करें। तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही रहेगा कि किसी मंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की सूचना यथाशीघ्र राष्ट्रपति को प्रेषित करें। तो राइट आंसर रहेगा 56 का 4। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन से मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामले, मूल अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित मामले, प्रधानमंत्री के कदाचार से संबंधित मामले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद या फिर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले। इनमें से डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में कौन से मामले जा सकते हैं वो पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 था, तो राइट रहेगा यहाँ पे 2 और 4। 2 और 4 यानी कि मूल अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित मामले और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले, ये डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 2 और 4 यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, कौन सा कथन असत्य है?
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को आयोजित हुई थी, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित थे। भारतीय संविधान सभा का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने कहा, भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, तेज बहादुर सप्रू ने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार की थी। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को आयोजित हुई थी, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित थे, ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, जिला परिषद के सदस्य होंगे। जिला परिषद के सदस्य होंगे निर्धारित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा व विधानसभा के सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, या जिला परिषद क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों ही सदस्य जिला परिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा 4। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, मिलान करना है। एक तरफ समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्ष मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, सदन समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, राज्य समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, KM मुंशी, यानी डी में हमारा हो जाएगा 2। तो देखिए, डी में 2 एक ही ऑप्शन में है, दूसरे में 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 राइट ऑप्शन, यानी कि 2 हमारे यहाँ पे सही रहेगा। 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया, राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, 2, 4, 3, 1, 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे टोटल 30 प्रश्न 31 से 60 तक। आप इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए। वीडियो कैसी लगी, प्रश्नों का लेवल कैसा था, ये भी साथ में बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।